न, नमो अरिहंताय नमः, नमो सिद्धाय नमः, नमो आर्याय नमः, नमो उज्जायाय नमः, नमो लोय सर्वसाहुनाम। और मैं ये इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि राकेश जी ने भी कुछ संदर्भ में बोला कि अजय जी हमारे अपने हैं, अनिल जी हमारे अपने हैं। शायद किसी ने मोमेंटो देते हुए भी कहा अजय को बुक दो, सिर्फ वो तो अपना ही मेंबर है। मतलब आपने मुझे तो बाहर वाला पहले ही बना दिया। वो भी पुनः विचार करना पड़ेगा कि वो 3 बार छोड़ो, मैं आज क्यों आया हूं यहाँ पे। पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी आयोजकों का, मुझे यहाँ पे आपने बुलाया। हम सबके बीच दो सम्मान्य सांसद अजय संचेती जी और अनिल शिरोले जी, दोनों ही अपने महाराष्ट्र से हैं। माधुरी ताई के क्षेत्र में हम यहाँ पे हैं, उनके सानिध्य में एक कार्यक्रम हो रहा है। सम्मान्य मंच में बहुत बहुत बड़े महानुभाव हैं, तेजराज जी कुलेचा जी, राकेश जी मेहता, राजेश जी सांकला जी, विजय जी भंडारी, सतीश जी शाह, धीरज जी कोठारी, नरेंद्र सिंह जी छाजड़, सोहनलाल जी, हितेश जी। वैसे नाम बहुत हैं, पर अगर सम्मान्य मंच कह दे तो मेरे ख्याल से सभी सम्मिलित हो जाएंगे उसमें। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, माता बंधुओं, युवा युवतियों और देश और विदेश से आए सभी भाइयों और बहनों, वास्तव में मुझे आज जो सबसे प्रसन्नता हुई, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई जीतो कनेक्ट के कार्यक्रम में आने से, जो आपने जैन धर्म के सभी वर्गों को, सभी अलग अलग संप्रदायों को एक साथ जोड़ के मात्र 9 वर्ष में ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था खड़ी की। मैं समझता हूँ 45-46 देशों में जीतो का काम चल रहा है, 4000 से अधिक मेंबर हैं। किसी ने बताया 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, 125। तो कोषाध्यक्ष का दायित्व तो आप लोग को ही दे देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के, मेरा काम और आसान हो जाएगा। लेकिन ये एक ताकत है कि पूरा जैन धर्म एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नीचे अगर काम करे, तो मैं समझता हूँ देश और विदेश में रहने वाले करोड़ों जैन भाई और बहन, और मैं भी मूलतः जैन हूँ, मेरी माता की तरफ से मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूँ, और मैं समझता हूँ गत 25-26 वर्षों से हर वर्ष दिसंबर के आखिरी हफ्ते में श्री महावीर जी जरूर जाता हूँ दर्शन करने। पिछले वर्ष भी शायद पार्लियामेंट चल रही थी, इसलिए 24 दिसंबर को गया था पिछले वर्ष। पर बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और एक प्रकार से फिर एक बार प्रेरणा मिलती है कि जिन सिद्धांतों पे जैन धर्म की स्थापना हुई थी, जिन सिद्धांतों के बारे में बार बार हमारे मुनि, हमारे आचार्य, सभी महानुभाव हमें बार बार शिक्षा देते हैं, याद दिलाते हैं, उन सिद्धांतों के बारे में मैं समझता हूँ अगर हमारे युवा युवतियों को भी बार बार हम प्रेरणा दे सकें, सरकार में काम करने वालों लोगों को भी इस प्रकार से बार बार प्रेरणा मिलती रहे, तो देश का काम भी अच्छा होगा, देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। देश में जो अलग अलग प्रकार के काम चल रहे हैं, धर्म के काम हो, सामाजिक काम हो, इन सब में भी और तेजी आएगी, गति आएगी, पारदर्शिता आएगी। और जो सिद्धांत एक प्रकार से सदियों पहले जैन धर्म में हमने पेश किए थे समाज के सामने, मैं समझता हूँ वो सिद्धांतों की रेलेवेंस आज सबसे अधिक है।
अगर आज का राजनीतिक माहौल देखें, आज का एक देश और विदेश में जिस प्रकार से चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो आतंकवाद की हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, चाहे वो पर्यावरण की हो, इन सब समस्याओं का अगर हल ढूंढने जाएं तो मैं समझता हूं जैन धर्म की कोई भी किताब खोल लें और अपने जो सिद्धांत है उसमें सभी का समाधान मिल सकता है। आपने ज्ञान की बात की, आपने धर्म की बात की और आपने कर्म की बात की। मैं समझता हूँ इन तीन शब्दों में जीतों ने वास्तव में सभी विषयों को, सभी अंगों को समाज के सम्मिलित कर लिया है। बिना ज्ञान के आदमी गलत रास्ते पे जाता है, बिना धर्म के प्रति आस्था के आदमी विफल हो जाता है, सही रास्ते पे वापस नहीं आ सकता। और हमारे कर्म में अगर धर्म और ज्ञान को जोड़ लिया जाए तभी वास्तव में हमारा कर्म सार्थक होगा, समाज के प्रति सेवा भाव से हम सब काम कर पाएंगे। और जब तक हमारे काम में समाज के प्रति भी सद्भावना नहीं होगी, मैं समझता हूँ कोई भी काम अच्छा चल सके, अच्छा उसके विकास हो सके, प्रगति हो सके, उसमें बाधाएं आएंगी। आखिर आज भी अगर देश की परिस्थिति देखें तो लगभग 150 जिला ऐसे हैं, 150 डिस्ट्रिक्ट्स, जहां माओइज्म, नक्सलवाद ये बहुत तेजी से बढ़ते गया है। और आखिर माओइस्ट या नक्सलाइट टेंडेंसीज कोई और कारण से नहीं आती हैं, बजाय के विकास और प्रगति से हमने उनको वंचित रखा है। वर्षों से, सदियों से अगर कुछ समाज के अंग को हम प्रगति और विकास से वंचित रखेंगे तो स्वाभाविक है उनके बच्चे, उनकी नई पीढ़ी गलत रास्ते पे जाएगी। आज विश्व में भी अगर आतंकवाद देखें तो सबसे ज़्यादा उन देशों में पनपता है जहाँ पे विकास और प्रगति तेजी से नहीं हुई है। मैं समझता हूँ अगर हम इस देश में सुख शांति चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा व्यापार, हमारा कारोबार सफल हो, तेजी से बढ़े, तो उसमें समाज के प्रति भी हमारी जो दायित्व है उसको पूरा करना एक प्रकार से अनिवार्य है। और जैन धर्म की ये एक विशेषता रही है कि कभी भी अच्छे काम के प्रति जैन समाज के, जैन संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों ने कभी भी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, हर वक्त आगे रहे हैं। हर वक्त समाज, कोई भी संकट आया हो देश में, किसी भी प्रकार की बाधा आई हो, किसी भी प्रकार की नेचुरल कैलामिटी हुई हो, चाहे फ्लड्स हो, चाहे अर्थक्वेक हो, किसी भी प्रकार की समस्या में हमारा जैन समाज सबसे आगे रहता है। जैन समाज के युवतियों को मैं देखता हूँ हर एक अच्छे काम में बहुत मन लगा के, बहुत इच्छा से, बहुत खुशी से जुड़ते हैं। और मैं इसके लिए आप सभी को बधाई दूंगा। आपने जो संस्कार अपने बच्चों में दिए हैं, जिस प्रकार के संस्कार आज मैंने सुबह से जब से मैं आया हूँ यहाँ पे बच्चों में देखे, बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही खुशी होती है और एक प्रकार से विश्वास बढ़ता है कि आगे आने वाले कल भारतवर्ष का बहुत ही अच्छा जाएगा। आगे आने वाला कल भारत के समाज में भी बहुत खुशहाली लाएगा। और उस खुशहाली के लिए अगर हमें मूल मंत्र कोई चाहिए तो मैं समझता हूँ 3 शब्दों में सम्मिलित है। हमें अपने युवाओं का, युवतियों का, हमारे अगले समाज का आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। We need to see more self-confidence amongst our people in our own ability to perform, to excel, and to work with extraordinary results. Every Indian has the capacity
to give extraordinary performance. परंतु सबसे पहले हमें हमारी सोच बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें आत्मविश्वास अपने में लाना है कि हम कर सकते हैं, we can do it, we can achieve it. And I think therein lies the real challenge before every organization, before every society. How do we get the self-confidence amongst ourselves in our next generation? And with that self-confidence, आत्मविश्वास के साथ हमें आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा. India will have to become more and more sure and secure about its own place in the world. जब भारत आत्मनिर्भर होगा, तभी भारत की सुरक्षा हर अलग अलग फील्ड में होगी, चाहे वो आर्थिक सुरक्षा हो, चाहे वो ऊर्जा की सुरक्षा हो, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे वो जल साधनों की सुरक्षा हो, पर्यावरण की सुरक्षा हो. हर प्रकार से अगर देश को सुरक्षित महसूस होना है तो देश को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा. और तीसरा पहलू आत्मसम्मान का है. हमें एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा. अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म भारत में विराजमान है. भारत एक ऐसा देश है जिसने हर वर्ग की, हर धर्म की इज्जत की है, उसका सम्मान किया है. और मैं समझता हूं एक आत्मविश्वास का समाज, एक आत्मनिर्भर देश और एक देश जो हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय का सम्मान करे, ये भारतवर्ष है जो हम सब देखना चाहते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी सरकार, हमारी पूरी पार्टी, आप सब जैसे अच्छी अच्छी संस्थाएं, मैं समझता हूं सबका अगर कॉमन गोल कुछ है तो वो एक रिसर्जेंट इंडिया, एन इंडिया विच इज प्राउड ऑफ इटसेल्फ, एन इंडिया which finds the rightful place in the comity of nations in the world. That's what we are all working towards, and that's where I appeal to all of you to join our efforts and support the efforts of the government, support the efforts of Jito, support the efforts of all these leaders in society who are working to develop a modern society, a developed society, a good society. बहुत सुंदर एग्जीबिशन देख के आया हूँ. एग्जीबिशन में अलग अलग पहलू देखे, जिसमें रोजगार के ऊपर भी आपने ध्यान दिया है, टेक्नोलॉजी का भी एक फोकस मुझे देखने को मिला, स्टार्टअप्स को एक प्रमुख स्थान दिया गया इस एग्जीबिशन में. मैं समझता हूँ इस प्रकार के ट्रेड फेयर, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है लोगों तक जानकारियां पहुंचाने के लिए और लोगों को, नए लोगों को एक अवसर देने के लिए कि वो अपने कारोबार के बारे में, अपनी सोच के बारे में, अपने नए नए काम के बारे में जनता तक पहुंच पाएं. और इसी प्रकार से हमें भी एक मौका मिलता है आपके साथ शेयर करने का, अपने काम के बारे में. और मैं अभी सोच रहा था वहाँ बैठा हुआ कि किस विषय पे मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करूं. तो मुझे लगा कि जैन धर्म की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो वो ताकत अपने सिद्धांत है. हम जिन सिद्धांतों पे जैन धर्म की आधारशिला रखते हैं वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है. और मैं समझता हूँ अपने व्यापार में जीतो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य, सभी सम्मान्य मेंबर, सभी सहयोगी, सभी नेता इन सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा अपने सामने रखते होंगे, उनको उजागर करते होंगे. इसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो सरकार आपने बिठाई है दिल्ली में, आपने चुन के दिल्ली में हमें भेजा है, उस सरकार के भी कारोबार को, उस सरकार के काम को हमने कुछ सिद्धांतों के आधार पे चलाया है. कुछ सिद्धांतों के आधार पे इस सरकार के सभी निर्णय लिए जा रहे हैं. मैं चंद शब्दों में, थोड़े ही शब्दों में हमारे जो प्रमुख 8-10 सिद्धांत हैं उनके बारे में आपके साथ
शेयर करना चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद, और जिनको आपकी संस्था ने बहुत सम्मान दिया, मोदी जी के आने के बाद हमने जो एक देश में विशेष बदलाव दिया वो है एक विश्वसनीय नेतृत्व का, अ लीडरशिप दैट यू कैन ट्रस्ट एंड अ डिसाइसिव लीडरशिप, जो कुछ निर्णय लेती है तो उस पर कायम रहती है और निर्णय के पीछे पूरी सोच समझ के निर्णय लिया जाता है। इंडिया लैक दिस काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर सेवरल ईयर्स। एक प्रकार से जब नेतृत्व मजबूत होगा तब देश आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कोई केंद्र सरकार को बाकी सब देश से अलग नहीं महसूस होने दिया। उन्होंने हर मौके पे टीम इंडिया की बात की, और टीम इंडिया सिर्फ उनका मंत्रिमंडल या केंद्र सरकार नहीं है। टीम इंडिया में राज्य सरकार, जिला पंचायत, नगर निगम, हर एक संस्था, जो एनजीओ हो, जीतो जैसी सामाजिक संस्थाएं हो, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हो, हर प्रकार की संस्थाओं को भी उसमें सम्मिलित किया। एक प्रकार से उन्होंने टीम इंडिया की जो कल्पना की है उसमें 125 करोड़ भारतवासियों की कल्पना की है। और जैसा उन्होंने लाल किले से कहा, जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, until we have the involvement of every citizen of India, तब तक देश प्रगति सही माने में कर नहीं पाएगा। और अगर प्रगति करेगा तो वो चंद ही हाथों में उस प्रगति का लाभ पहुंच पाएगा। If we are really looking for inclusive growth, growth which reaches the last man at the bottom of the pyramid, जो सबसे गरीब से गरीब आदमी है, जो वर्षों से शोषित रहा, पीड़ित रहा, वंचित रहा, समाज में जिसका स्थान अभी तक बन नहीं पाया है, अगर हमें उस तक पहुंचना है, उसके जीवन में सुधार लाना है, तो मैं समझता हूं जो टीम इंडिया की कल्पना है उसमें हम सब 125 करोड़ नागरिकों को एक साथ एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और जैसा मोदी जी ने कहा, अगर 125 करोड़ भारतवासी एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो भारत 125 कदम आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं अगर आपका आशीर्वाद रहा और जीतो जैसी अच्छी संस्थाओं ने इस मैसेज को तेजी से गांव-गांव, गली-गली तक लेके गए, और अगर हम देखें तो मुझे विश्वास है कि देश का शायद कोई भी गांव नहीं होगा जहां जैन धर्म के लोग नहीं बसते होंगे, जहां जैन धर्म के लोगों ने जाके व्यापार नहीं किया होगा, कुछ कारोबार नहीं किया होगा। हम पूरे देश में इस मैसेज को लेके जाएं कि ये अब जन भागीदारी से ये देश बढ़ेगा, जन भागीदारी से इस देश का निर्माण होगा, इस देश की प्रगति होगी, विकास होगा। और जब पार्टनरशिप ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ काम किया जाता है तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। एक बहुत प्रमुख विषय जिसके पीछे ये सरकार प्रतिबद्ध है वो रहा है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की हमारी संकल्पना है, लेकिन वो मोदी जी ईमानदारी से काम करे, केंद्र सरकार ईमानदारी से काम करे, उससे नहीं होने वाला। उसमें हमें आप सबकी भागीदारी चाहिए। आखिर हम परेशान रहते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम के बाद मुझे कुछ लोग ज्वेलरी ट्रेड के मिलने भी वाले हैं। एक बड़ी चिंता का विषय आप सबके बीच में है कि एक्साइज डिपार्टमेंट हमारे ऊपर आ गया है। अब मैं समझता हूँ एक्साइज डिपार्टमेंट आ गया है वो चिंता का विषय नहीं है, उनकी हैरेसमेंट चिंता का विषय है। तो हमें मिल बैठ के, साथ में बैठ के उस हैरेसमेंट को रोकना होगा। हमें बात करके देखना होगा कि वो हैरेसमेंट क्या ऐसा है कि हैरेसमेंट सिर्फ ज्वेलर्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बाकी छोटे कारोबार करने वाले, बाकी फैक्ट्री चलाने वाले, बाकी मैन्युफैक्चरर्स पे हैरेसमेंट हो वो चलेगा? ऐसा तो देश हम नहीं निर्माण करना चाहते हैं।
मैं समझता हूं जो मूल समस्या है, समस्या का हल निकालना हमारा काम है। उसमें हम मिल बैठ के बात करके समस्या का हल निकालें, लेकिन समस्या के सामने जूझे नहीं, समस्या से लड़ाई नहीं करें और समस्या से डर के अगर किनारे होते हैं तो मैं नहीं समझता हूं देश का निर्माण हो पाएगा। और अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, अगर ट्रांसपेरेंसी से काम करना है, तो ताली तो दो हाथ से ही बजेगी। अगर आप सब ने निर्णय कर लिया कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, तो भय किस बात का है, तो डर किस बात का होगा। अगर कोई गलत व्यवहार करता है, कोई हैरेस करता है, तो हम बैठे हैं, आप तुरंत कंप्लेन करिए। मुझे पीछे एक बड़े उद्योगपति का फोन आया, और चाहे वो बड़ा उद्योगपति हो, छोटा व्यापारी हो, सबके लिए समान न्याय इस सरकार का संकल्प है। और उन्होंने बताया, उस एक्चुअली उनका नहीं फोन आया, उनकी पत्नी का फोन आया, रात के करीब 11:15 बजे थे, कि उनके पति को कुछ एक डिपार्टमेंट हैरेस कर रहा है, उनकी इंट्रोगेशन कर रहा है और उसमें ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। रात के 11:15 बजे ये फोन आया था। मैंने तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को फोन किया और मैंने बताया ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने ऑथराइज किया कि तुम तुरंत अधिकारी को फोन करो डिपार्टमेंट के और पता लगाओ, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको रोको। रात को 12 बजे उस डिपार्टमेंट के सीनियर मोस्ट अधिकारी को उठना पड़ा, छानबीन करनी पड़ी, और आज इंक्वायरी चालू है उस अधिकारी के अगेंस्ट जो हैरेस कर रहा है। आखिर ये चेंज लाना पड़ेगा, पर इसमें हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हमें बैठे तभी मालूम पड़ेगा जब आप बताएंगे क्या गलत प्रथाएं हो रही है। मुझे कुछ ज्वेलर्स ने बताया कि एक्साइज ऑफिसर दुकान पे आता है तो हमें डर लगता है। स्वाभाविक है, किसी को भी डर लगेगा। मैंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से शुरू करके फैक्ट्री चलाई है। मैं 17-18 वर्ष का था जब मैंने फैक्ट्री लगाई थी। मैं भी एक उद्यमी हूँ, खुद स्वयं के रोजगार के साथ मैंने शुरू किया था। तब मैं पढ़ाई करता था और एक फैक्ट्री लगाता था। मुझे भी याद है कि फैक्ट्री पहुँचो और अगर बाहर एक्साइज डिपार्टमेंट का बोर्ड लगी हुई गाड़ी खड़ी हो तो मैं भी कांपता था। लेकिन अब मौका मिला है कि इसको कैसे ठीक करना। अब मौका मिला है कि इन चीज़ों को अगर आप लोग के साथ, आपका साथ मिला, आपका सहयोग मिला, तो इसको ठीक किया जा सकता है। और क्योंकि मैंने थोड़ा ये संवेदनाशील विषय छू लिया है, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, और एक मेरे स्वयं का, मेरे परिवार का अनुभव। मेरी मदर माटुंगा से विधायक थी करीब 15 वर्ष के लिए, और ये बात मैं जो कह रहा हूँ ये लगभग लेट 90s या अर्ली 2000 की होगी, 2000-2001। अगर यहाँ कोई वडाला का कोई ज्वेलर बैठा हो, और वो सब जैन थे बाय द वे, जितने वो ज्वेलर्स हैं माटुंगा वडाला में, मोस्ट ऑफ देम आर जैन्स। उनको पुलिस हैरेस करती थी। माटुंगा वडाला के ज्वेलर्स, वो रेलवे लाइन के साथ एक लंबी पटड़ी में ज्वेलरी की शॉप्स हैं। लोकल पुलिस उनको हैरेस करती थी। कोई एक लड़के को, स्ट्रीट अर्चिन को पकड़ के ले आती थी और दुकान के सामने खड़ा करके बोलती थी ये कह रहा है चोरी का माल मैंने यहाँ बेचा है, और फिर ज्वेलर को हैरेस करती थी। मुझे अभी भी याद है कि रात भर मेरी मदर पुलिस स्टेशन में बैठती थी, वो विषय को सुलझाती थी। फिर जयवंतीबेन मेहता जो उन दिनों सांसद थी, उनको लेके आई मेरी मदर, पुलिस कमिश्नर के पास जाके झगड़ा किया, और वो एक 2001 का आंदोलन है, और आज तक मैं समझता हूँ पुलिस ने उनको कभी हैरेस नहीं किया। उसके बाद जब पूरे लोग साथ में इकट्ठे हो गए, उन्होंने विषय को उजागर किया और विषय के सामने संघर्ष किया। अगर आपका दामन साफ है, अगर आपने वो चोरी का माल नहीं लिया है, तब आप ये कर सकते हो। अगर आपका दामन ही गलत है और आपने चोरी के माल से अपना व्यापार किया,
तब आप विधायक के पास और पुलिस कमिश्नर के पास जाने की साहस नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि मोदी जी ने भी इसका विरोध किया था। हाँ, जरूर किया था ये टैक्स का, पर यह विरोध तब इसलिए किया था कि तब वो सरकार में वो दम नहीं थी, वो ताकत नहीं थी कि इस प्रकार की गलत हैरेसमेंट को रोक सके। हम में विश्वास है कि हम इसको रोक पाएंगे। हम में कॉन्फिडेंस है कि अगर किसी प्रकार की कोई गलत काम होगा तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक सांसद, एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता, जीतो जैसे संस्थाओं का एक एक नेता इतनी ताकत रखता है कि इस गलत काम के सामने विरोध भी कर सके, संघर्ष भी कर सके और उनको जरूरत पड़े तो जेल पहुंचा सके। और इस विश्वास के साथ हमने एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना की है। हर एक काम में एक आउटकम होता है, कोई ना कोई परिणाम के प्रति जब काम किया जाता है। अगर हमारा हर एक काम, all our actions are oriented towards a good outcome, towards a larger objective in the interest of the country, तो काम अच्छा भी हो सकता है, समय सीमा से हो सकता है और उसका लाभ पूरी जनता को, पूरे देश को मिल सकता है। आपने कोयले के खदानों के बारे में तो सुना ही होगा, कैसे 204 कोयले की खदानों को सुप्रीम कोर्ट ने जब रद्द किया तो पूरा देश सोचता था कि बिजली खत्म हो जाएगी, कोयला खत्म हो जाएगा, देश को अंधेरे में डूबना पड़ेगा। लेकिन अगर काम ईमानदारी से किया जाए, अगर आपके दिल में कोई खोट ना हो, अगर आपने निर्णय ले लिया कि आप यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने सांसदों को कोयले की खदानें नहीं बांटने वाले हो, लेकिन ईमानदारी से नीलामी करके पूरे मूल्य के ऊपर कोयले की खदानें दोगे, तो आप देखते हैं कि कैसे देश में लाखों करोड़ रुपए का लाभ आगे आने वाले दिनों में इन कोयले की खदानों से देश को मिलेगा, देश की जनता की सेवा में लगेगा और साथ ही साथ कोयले का निर्माण भी बढ़ सकता है, जिससे आज देश में सरप्लस कोल और सरप्लस पावर की स्थिति बन गई। आत्मविश्वास था कि हम कर सकते हैं। हम डरे नहीं कि कोयले की खदानें नीलामी करेंगे तो क्या होगा, नीलामी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, कोयला उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब आत्मविश्वास हो और दामन साफ हो तो जो आउटकम, अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स भी चाहो तो वो मिल सकते हैं। आप सब ने अपने अपने व्यापार में इतने बड़े बड़े काम किए, आप सब अरब करोड़पति लखपति हैं। आखिर कैसे बने? क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस था कि वी कैन एक्सेल इन वॉट एवर वर्क वी डू। इस सरकार में भी वही कॉन्फिडेंस है और हमारा वो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर है। हमारा कॉन्फिडेंस है कि पूरे भारत के जो उद्यमी हैं, पूरे भारत के जो व्यापारी हैं, पूरे भारत के जो युवती हैं, इन सब में वो सक्षमता है, इन सब में वो ताकत है कि they can give extraordinary results. They can take the country to a completely new level of growth, of development, of progress, of well-being of society. और इसके लिए जब आप जिम्मेदारी ठहराते हो, जैसे आपने हमें जिम्मेदारी दी है देश की सेवा करने की, प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने जब चुन के दिया तो उनको एक जिम्मेदारी सौंपी है देश की सेवा करने की, और उस जिम्मेदारी को समय समय पे मॉनिटर करना, उसका नियंत्रण करना, उसके ऊपर निगरानी रखना, ये भी जिम्मेदारी फिर आपकी है। आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आपने प्रधानमंत्री जी को चुन के पूर्ण बहुमत से भेजा। ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो जनता की सेवा करें और वो जिम्मेदारी हम सब ने मिल के उठाई है। इस जिम्मेदारी के ऊपर निगरानी आप रखिए, आप हमारे काम को मॉनिटर करिए। अगर हम गलत रास्ते जाते हैं तो आप हमें ठीक रास्ता दिखाइए। अगर हमारे काम में कुछ कमी रहती है तो आप हमें सही रास्ता, काम को ठीक करने के लिए मदद करिए। लेकिन जब हम गलत काम को रोकने जा रहे हैं, अगर हम गलत व्यापार को रोकते हैं तो आप समझिए ये देश हित में है,
आखिर यहाँ पे रोनवाल साहब अभी मुझे मिले, कई और बिल्डर्स के स्टॉल्स मैंने यहाँ पे देखे। आप मुंबई की स्थिति देखिए 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले जिस प्रकार से गलत काम हो रहे थे, तेजी से उल्लंघन हो रहे थे मुंबई के बायलॉज के, तब जो ईमानदार बिल्डर्स थे उनको भी गलत काम करना पड़ता था, नहीं तो वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहते थे। अगर अब कोई ईमानदार से काम करना चाहता था तो उसका व्यापार सफल नहीं होता था, क्योंकि चंद लोगों ने बेईमानी से काम किया। लेकिन अगर उन चंद बेईमानी के काम करने वाले लोगों का अगर काम को रोका जाए तो मैं समझता हूँ सभी लोग ईमानदारी से भी काम कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे, और उसमें देश हित भी होगा और आपको भी रात को चैन की नींद आएगी। तो अगर पूरा समाज, पूरा व्यापारी समाज ये तय कर ले कि हमको लड़ना है, संघर्ष करना है गलत कामों से, तो मुझे कोई डर नहीं लगता, मुझे कोई चिंता नहीं है। कोई भी एक्साइज ऑफिसर हो, कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर हो, उससे हम निपट सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। और जैसे जैसे देश में और पारदर्शिता बढ़ेगी, जैसे जैसे ईमानदारी बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप सब तय कर लेंगे, मैंने 1-2 बार तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्रों को कहा था कि अगर देश का सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ये तय कर ले कि हम रिश्वत देंगे नहीं, तो आप बताइए इनकम टैक्स में रिश्वतखोरी कैसे हो सकती है। अगर हम सब तय कर ले हम नहीं देंगे तो अपने आप ईमानदारी आ जाएगी। तो अगर पूरा समाज और उसमें जीतो जैसी संस्थाओं का, आप सबका एक बहुत प्रमुख भूमिका हो सकती है, तय कर ले कि जो जैन सिद्धांत हमें हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं, जिन सिद्धांतों में मुनियों ने, आचार्यों ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया समाज के निर्माण में, उन सिद्धांतों को हम अपने व्यापार में लाएं, हमारे जीवन में लाएं, सरकार में लाएं, तो मैं समझता हूं भारत को एक विश्व स्तरीय ताकत, एक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, कोई उसके बीच में बाधाएं नहीं आएंगी। जैसे एक छोटा सा अंश मुझे याद आता है, चुनाव के तुरंत बाद जब मुझे ऊर्जा और कोयला का विभाग दिया गया, वैसे तो कई मित्र मुझे बोलते थे कि भाई कहाँ तुमने कोल विभाग ले लिया, कोयले की दलाली में तो सबका मुंह काला ही होता है। लेकिन ये एक चैलेंज था मेरे लिए, ये एक बहुत बड़ा मौका था कि इस देश में परिवर्तन आ सकता है, ये देश के सामने दिखाया जाए। और मुझे अभी तक याद है प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम, मेरे विभाग के कार्यक्रम में एक वाक्य कहा था, मेरे में उतनी ताकत नहीं है कि मैं उनकी शैली में, उनके स्टाइल से उस बात को रख सकूं, तो मैं तो अपने टूटे फूटे, और मेरा गला ऑलवेज ख़राब रहता है, शायद ज़्यादा बोलता हूं इसके कारण, लेकिन आप उसकी भावना को समझ पाएंगे। दो इफ़ यू हैड हर्ड इट इन हिज स्टाइल इट वुड हैव बीन मच बेटर। पर उन्होंने ये विषय रखा था कि माना के देश में अंधेरा है, माना के देश में अंधेरा है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो मैं समझता हूं इस छोटे से वाक्य में बहुत ताकत है, बहुत सारी समस्याओं का हल इस छोटे से वाक्य में है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चिंता की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, पर इन सब समस्याओं से जूझना पड़ेगा। और अगर हम सब मिलके संघर्ष करते हैं, मिलके अपने काम को बढ़ाते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है आगे उजाला ही उजाला है, दिया भी जलेगा, मेरे एलईडी बल्ब्स भी जलेंगे, देश के हजारों लाखों करोड़ रुपए भी बचेंगे,
और हम सबके जीवन में उजाला होगा। एक उज्जवल जीवन, एक उज्जवल भविष्य के प्रति हम सब समर्पित हैं। मैं आप सबका आशीर्वाद और सहयोग मांगने यहाँ पे आया हूँ। बहुत बहुत